नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे ज्ञानगंज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे कैसे कंपनी का शासन हमारे देश में चला और फिर कंपनी के शासन से ब्रिटिश क्राउन तक वो शासन पहुंच जाता है। जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने आई थी, वो शासन करने लगी। फिर उसके शासन को समाप्त करके 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता गई। एक बार हम पिछली क्लास को दोबारा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसके बाद अगले क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, फर्रुखसियर का फरमान था 1717 में। इसके बाद प्लासी का युद्ध आता है, अगला घटनाक्रम 1757 में। इसमें क्या क्या प्रावधान थे पिछले क्लास में हमने विस्तार से डिस्कस किया है। प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। इसके बाद आता है बक्सर का युद्ध, वो हुआ है 1764 में। 1764 तक या 1773 तक हमने देखा कि कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो अपने मनमाने तरीके से भारत में शासन के कार्य भी संभाल रही थी। पहली बार कंपनी पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के क्या प्रमुख प्रावधान थे, इसको हमने डिस्कस किया है कि कैसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। ये सब बातें हमने पिछले क्लास में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जिसको आप रिकैप करिए, आप दोबारा उसको रिवाइज करिए अपनी नोट्स से। फिर हम देखते हैं 20 साल बाद कानून लाने का प्रावधान किया गया था 1793 में, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रहती हैं। इसी वजह से 1781 में सेटलमेंट एक्ट आता है और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसका प्रमुख प्रावधान क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों को, कार्यों को, सीमाओं को, नियम कानून को परिभाषित किया गया। और 1784 का प्रमुख प्रावधान है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कंपनी जो कि व्यापारिक कार्य कर रही थी, साथ साथ जो है प्रशासनिक कार्य या फिर शासन करने कार्य कर रही थी, अब उसके कार्यों को पृथक किया जाता है। यहाँ पे 1784 में विधायी कार्य अलग होगा और व्यापारिक कार्य अलग हो जाता है। इसके बाद 20 साल बाद फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी के शासन को आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है। आंशिक रूप से समाप्त करने का मतलब क्या है, चाय और चीन के साथ अभी भी व्यापारिक एकाधिकार उसके पास बना हुआ था। फिर हमने देखा 1833 में। 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। अब कंपनी एकमात्र वाणिज्यिक शाखा रह गई है और प्रशासन का कार्य उससे अलग, विधायी कार्य उससे अलग कर दिए गए हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगी। उसके गवर्नर जनरल विधायी कार्य, उनकी कार्यकारी परिषद होगी। एक विधि मंत्री का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इसके बाद 20 साल बाद फिर एक और महत्वपूर्ण एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1853 का। इस एक्ट में कंपनी कितने साल तक शासन करेगी इसका भी अब उल्लेख नहीं किया जा रहा है। पहले 20 साल तक फिक्स था, अब 20 साल की अवधि को भी समाप्त किया गया है। साथ में इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे क्लासों में हमें यूज होगा कि 6 सदस्यीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया था। 6 सदस्य होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यही लेजिस्लेटिव काउंसिल आगे आने वाले 1761 के एक्ट की नींव बनेगी। ठीक है। इन सारे घटनाक्रमों की वजह से, दमनकारी नीतियों की वजह से और कुछ तत्कालिक कारण थे जो कि आप इतिहास में पढ़ेंगे, 1757 की क्रांति होती है। 1757 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव भारत से या उसकी जड़ें यहाँ से उखाड़ दी जाती हैं और ब्रिटिश क्राउन अपनी जड़ें यहाँ पे मजबूत करता है। अब डायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन शासन अभी तक कर रहा था, प्रत्यक्षतः उसका अधिकार हो जाता है भारत पर, जिसके लिए 1858 का एक्ट आता है। 1858 के एक्ट में हमने देखा कि महारानी विक्टोरिया उस समय
ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने एक उद्घोषणा की कि अब भारत ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा है और इसके नियमों, इसके धर्मों, इसके रीति रिवाजों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसके नागरिकों को अधिकार देंगे, इनके लोक कल्याण के लिए कार्य करेंगे। साथ में इसमें हमने ये भी देखा कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे, जो 1733 में गवर्नर जनरल कर दिए गए, अब उनको वायसराय कहा जाने लगा। पहले वायसराय भी हमने देखे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया। वायसराय का मतलब क्या हुआ? वॉइस ऑफ रॉयल, मतलब क्राउन, ताज की आवाज। ये यहाँ पे एक प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। किसके प्रतिनिधि रहेंगे? ब्रिटिश ताज के। जैसे आज के समय में आप एलजी की स्थिति देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वो एलजी के माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से वहां पे शासन करता है। उसी प्रकार ये अब क्राउन के प्रतिनिधि बन गए हैं। यहीं से प्रतिनिधि शासन प्रणाली की शुरुआत भी हो रही है भारत में। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत, भारत सचिव नाम का एक पद सृजित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। पहले भारत सचिव जो थे लॉर्ड स्टैनली थे। ठीक है, स्टैनली, ये याद रखिएगा आप। इनकी सहायता के लिए मंत्री पद कहां सृजित किया जा रहा है? भारत में नहीं, नाम इनका है भारत के सचिव। ये एक मंत्री हैं ब्रिटिश क्राउन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सलाहकारी परिषद का भी गठन किया गया है। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन फिर से रिकैप इसलिए किया जा रहा है कि अगली क्लास यहाँ पे कनेक्ट की जा सके। महारानी ने अपनी उद्घोषणा की थी, इसमें कुछ वादे किए थे। ये जो वादे किए थे ये मात्र जुमलेबाजी रह गई, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया वास्तविकता में, जिस वजह से भारतीयों में असंतोष फैलने लगा। ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर से यह महसूस किया कि क्रांति की स्थिति भारत में बन रही है। ये क्रांति दोबारा ना हो, इससे बचने के लिए 1861 में एक एक्ट आता है, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को समझने से पहले हम एक स्टोरी के रूप में इसको पूरा घटनाक्रम, हम 1861 से लेके 1947 तक के घटनाक्रम को एक स्टोरी पे समझते हैं, टाइमलाइन पे समझते हैं। वो स्टोरी जो रहेगी आपके आने वाले क्लासों में भी यूज होती रहेगी, उसका हम आपको एग्जाम्पल देते रहेंगे। मान लीजिए यह एक रोड है जिसकी बनाने की जिम्मेदारी, ठेकेदारी दी गई है किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ये रोड दिल्ली से रोड है जिसकी बनाने की जिम्मेदारी, ठेकेदारी दी गई है किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ये रोड दिल्ली से मुंबई तक जाती है। ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करती है कि इस रोड का हम निर्माण करेंगे, आप 6 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। आप समझिए वर्तमान समय में ब्रिटिश कौन है, इसका हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, आप समझदार हैं, आप समझिएगा इसको। ठीक है, इन्होंने बस बातें की, इस रोड के लिए कोई ना फंड पारित किया, ना भूमि का अधिग्रहण शुरू हुआ। इससे जनता आक्रोशित हुई और इस आक्रोश से बचने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1861 में एक अधिनियम पारित किया, भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में हमको फिर से चूरन दे दिया गया। ठीक है, चूरन दिया गया कि हम भूमि का अधिग्रहण चालू कर दिए हैं रोड के लिए। ये बस एग्जाम्पल है ना, इसको आप, इसमें कुछ फैक्ट हम नहीं बता रहे हैं, बस तारीखों का उल्लेख कर रहे हैं। चूरन दिया गया कि हम जो है
भूमि का अधिग्रहण चालू कर दिए, तो हमको चूरन मिला, तो हम चूरन चाट के फिर से शांत हो गए कि ठीक है, बढ़िया प्रावधान कर दिया गया। लेकिन फिर जब ये चूरन का टेस्ट हमारे जबान से समाप्त होता है, तो फिर हम 1852 में क्रांति करने की बात करते हैं। 1892 तक हम फिर से उपद्रव करने लगते हैं। 1892 में सरकार को लगता है फिर से एक बार चूरन देना पड़ेगा हमें, ब्रिटिश सरकार को, ठीक ना। ब्रिटिश सरकार फिर से चूरन देती है भारत परिषद अधिनियम के नाम पे। इस बार क्या कहती है कि हम रोड के लिए जो प्रावधान पास किए थे, इसे हम भूमि अधिग्रहण चालू कर दिए, गिट्टी गिराएंगे, बजरी गिराना चालू कर दिया अब इन लोगों ने, स्टार्ट कर दिया। फिर जनता शांत हो गई, ठीक है भैया, अब हमको मिल रही है चीजें। ये कार्यक्रम चलते चलते बस देखिए, जब तक आंदोलन नहीं हो रहा तब तक कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई अधिनियम नहीं आ रहा। इस आंदोलन से बस बचने के लिए नियम आ रहे हैं, अधिनियम आ रहे हैं, ठीक है। फिर 1909 में फिर सरकार ये कहती, जब ये आक्रोश फिर से बढ़ने लगता है, भैया आपने भूमि अधिग्रहण कर ली, बजरी गिरा दी, लेकिन अभी ये रोड बन के मिलेगी हमको कब, कब तक हमको इस प्रोवाइड करवाएंगे आप। तो फिर सरकार कहती है अच्छा एक चूरन हम आपको और देते हैं, अभी भी रोड नहीं बना रही, अभी भी चूरन दे रही, रोड बनाने का नाम ही नहीं अभी ले रही है। कहती है, यहाँ पे फिर एक्ट लाती है भारत परिषद अधिनियम, इस चूरन के माध्यम से, ठीक है। फिर हमने दंगे करना शुरू किया। इसी समय एक घटनाक्रम भी हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध भी होता है, इसमें हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद भी की है। तो कहीं ठीक है, आप लोग थोड़ा हमारी मदद किए तो आप लोग को थोड़ा सा हम उदार होते हैं। और 1919 के अधिनियम में और विस्तृत प्रावधान किए गए, लेकिन अभी भी रोड बनना शुरू नहीं हुई है, अभी भी रोड नहीं बनी है, ठीक है ना। 1919 में भी चूरन ही मिला है। तो चूरन खाते खाते हम थक चुके हैं। अब 1919 के बाद हम सक्रिय विद्रोह करना शुरू करेंगे और हम कहेंगे अब आप रहने दो, हम खुद ही रोड बना लेंगे, ठीक है। अब हम खुद अपना रोड, अपने रोड का निर्माण खुद करेंगे। रोड कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से मुंबई तक, ठीक है ना, 6 घंटे में पहुंचना है, ऐसी रोड बनानी है। हम अपनी रोड अब खुद बनाएंगे, हमने ठान लिया है। जब हमने ठाना कि रोड हम खुद बनाएंगे, तो एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1929 में। इसमें हम कहते हैं हम रोड कैसे बनाएंगे, हम बताते हैं, अपनी मंशा जाहिर करते हैं। सरकार को लगता है कि हाँ रोड तो लगता है ये बना ले जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं। सरकार डरी, फिर वो इसके लिए रोड का कार्य शुरू कर देती है बनाना, आधा अधूरा कार्य बनाना शुरू करती है। आता है 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद हम क्या कहते हैं कि भैया अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप ये रोड मत बनाइए, अब हम सीख गए कैसे बनाना, हम खुद बना लेंगे, आपको जरूरत नहीं बनाने की। फिर दंगे शुरू किए, क्रांतियां शुरू की। इस क्रांति का, आंदोलनों का परिणाम हुआ कि हमें 1947 में आज़ादी मिलती है। इसके बीच में कई घटनाक्रम होंगे, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव आएगा, इसी बीच में इतिहास में आप पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैबिनेट मिशन आता है, क्रिप्स मिशन आते हैं, माउंटबेटन योजना आखिरी में आती है, और भारत का विभाजन भी होता है जिसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये रोड के माध्यम से आप समझिए, और इस रोड का हम एग्जाम्पल बीच बीच क्लास में देते रहेंगे। तो इस रोड में हमने कितने एक्ट देख लिए? 1861 का एक्ट, ये था भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद जो अगला एक्ट आया है हमारा, वो आया है 1892 में, भारत परिषद अधिनियम। फिर 1909 में, और इसी प्रकार 1919 में भी भारत परिषद अधिनियम आता है। परंतु 1935 का जो एक्ट आता है, उसको हम भारत परिषद अधिनियम ना कह के उसको हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम। अब अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे परिषद की बात की गई है और यहाँ शासन की बात की गई है, क्यों ऐसा किया गया है। जितने भी अधिनियम 1935 के पहले आएंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ परिषदों की संरचना की बात होगी,
परिषदों की संरचना, कार्य, आकार। संरचना में ही आकार आएगा, आकार या उनके जो है लिमिटेशन क्या है, कितनी संख्या हो, ठीक है ना, ये बात कही जाएगी। साथ में परिषद कहने का एक प्रमुख कारण जो है 1935 से पहले जितने भी एक्ट बने 1935 के पहले आएंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ परिषदों की संरचना की बात होगी, परिषदों की संरचना, कार्य, आकार। संरचना में ही आकार आएगा, आकार या उनके जो है लिमिटेशन क्या है, कितनी संख्या हो, ठीक है ना, ये बात कही जाएगी। साथ में परिषद कहने का एक प्रमुख कारण जो है 1935 से पहले जितने भी एक्ट बने हैं, ये ब्रिटिश या ब्रिटेन में बैठी हुई भारत सचिव के द्वारा बनाए गए हैं, भारत परिषद के द्वारा बनाए गए हैं। भारत में ये नियम कानून नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। भारत में पूर्ण रूप से शासन की बात नहीं की जा रही, अभी जो शासन है वो ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत हो रहा है, सारे नियम कानून ब्रिटेन बना रहा है। भारत शासन अधिनियम में पहली बार बात की गई कि अब जो कानून बन रहे हैं ये भारतीयों द्वारा और भारत में बनाए जाएंगे, अर्थात स्वशासन की बात की गई, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, ठीक है। ये तो रहा साधारण सा परिचय सारे एक्ट के बारे में। अब हम देखेंगे एक्टों में क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, हमने क्या कहा, प्रतिनिधित्व की शुरुआत। प्रतिनिधित्व क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का एक प्रतिनिधि है जिसको हम वायसराय कह रहे हैं, ठीक है। इस अधिनियम के लाए जाने के कारण के बारे में हमने चर्चा की, इसका उद्देश्य क्या था। यहाँ से वायसराय की परिषद में विधायी कार्य की शुरुआत करना, मतलब अब विधियां बनाई जाएं शासन करने के लिए, प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्ता देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। परिषद में नामित सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, ये कैसे प्रावधान, ये उद्देश्य था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो प्रावधान लाए गए उन प्रावधानों के बारे में हम चर्चा करते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर दिया गया। हमने पढ़ा 1853 में विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 थी, अब वो सदस्यों की संख्या 12 हो जाती है, ठीक है। मिनिमम सदस्य जो हो सकते हैं वो 6 हो सकते हैं और मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। ये जो 6 से 12 सदस्य हैं, इसमें बात कहेगी हम भारत को भी प्रतिनिधित्व इसमें देंगे। भारत के प्रतिनिधित्व के लिए नामित सदस्य के रूप में पहली बार भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। इस क्रम में 3 महत्वपूर्ण लोगों को गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की बात हो रही है, ठीक है ना, कार्यकारी परिषद की बात नहीं हो रही है। विधायी परिषद में 3 नए लोगों को ऐड किया गया जो कि भारतीय थे। इससे पहले कौन होते थे, यूरोपीय होते थे। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो भारतीय हैं इनको चुनाव के माध्यम से नहीं लाया जा रहा है, ये नॉमिनेटेड हो रहे हैं, नामांकन के माध्यम से आ रहे हैं। तो नामांकन किसका किया जाएगा, वायसराय किसको नामांकित करेगा। इनको नामांकित कर नॉमिनेटेड करने का अधिकार वायसराय के पास था, तो वायसराय किसको नॉमिनेट करेगा, जो उनके खास होंगे, जिनसे उनकी बनती होगी, ठीक है ना। तो राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, ये 3 प्रमुख लोगों को विधायी परिषद में ऐड किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भागीदारी केवल प्रतीकात्मक थी, वास्तविक शक्ति नहीं दी गई। इनको नॉमिनेट तो किया जा रहा है लेकिन इनको कानून में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं, बस वो क्या है, दर्शक की तरह खड़े होकर देखते रहेंगे, ठीक है। वायसराय की विधायी शक्ति, जो विधायी परिषद बन रही है उसकी शक्तियां क्या क्या है उसका उल्लेख किया गया है। इस परिषद को कानून बनाने का अधिकार था, बजट लाने का अधिकार था, सार्वजनिक विषय पे कानून बना सकते थे, लेकिन इन कानूनों पे हम चर्चा नहीं कर सकते थे, ना ही बजट पर। चर्चा तो कर सकते लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। चर्चा हम कर रहे हैं लेकिन हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, जवाब दे ये नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न पूछने पर, विधेयक पर चर्चा करने का प्रावधान किया गया है, परंतु प्रश्न पूछने के लिए मना कर दिया गया, प्रश्न नहीं पूछ सकते हमसे। साथ में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। वायसराय को भी अधिकार दे दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जो हम पढ़े हैं, जो भी चीजें हम, इनका उपयोग कहाँ आएगा। देखिए, आप आर्टिकल में अध्यादेश की बात की गई है,
हमारे आर्टिकल 123 के माध्यम से हमारे देश का राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता उस समय अध्यादेश ला सकता है, या कोई आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के पास, उसी प्रकार उस समय वायसराय के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ये थी हमारी प्रासंगिकता। ये सब हम पढ़ इसीलिए रहे हैं कि इनका आने वाले समयों में हमारे संविधान में एक दृश्य दिखेगा, एक कहीं ना कहीं हम इसकी झलक देखेंगे। प्रांतीय परिषदों की स्थापना की गई। बंगाल, मद्रास और बंबई में उनकी अपनी विधायी परिषदें बना सकते थे। अभी तक क्या था कि परिषद सिर्फ और सिर्फ केंद्र में थी, अब परिषद को प्रांतों को भी दे दिया गया, अर्थात हम केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की बढ़ रहे हैं, इस समझते हैं कि अभी तक कानून बनाने की शक्ति सारे स्टेट पर भी वायसराय की कार्यकारी परिषद की थी, विधायी परिषद की थी। अब स्टेट भी अपने कानून बना सकता है, लेकिन ये कानून बनाने का अधिकार नाम मात्र का था। पहली बार केंद्र से कुछ शक्तियां प्रांतों को दी गई हैं, ठीक है ना। यह भारत के भविष्य में स्वशासन की ओर पहला कदम था। इसमें जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे प्रांतीय परिषदों में, ये भी नॉमिनेटेड होंगे। वायसराय के प्रसाद पर्यंत, एक तरह समझिए प्रसाद पर्यंत तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम समझ सकते प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे। तो आप इसी एक्ट से लगा सकते हैं कि हमारे आने वाले समय में जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं इसका क्या योगदान रहेगा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी तक हमने जो 1773 तक के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे, उनका क्या योगदान रहा, आप अगर सोच पाए हो तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको उसका योगदान क्या क्या रहा है। हमने चर्चा की थी 1813 में शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान किया गया था। पाश्चात्य शिक्षा हमारे यहाँ पे, पाश्चात्य एजुकेशन की बात की गई थी, जो हमारे यहाँ पे विस्तार की जाए। उस शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि भारतीय अब शिक्षित होने लगे बहुत ही अधिक मात्रा में, और कुछ लोग ब्रिटेन भी जाके शिक्षित होने लगे। शिक्षित वर्ग अब अधिकारों की मांग कर रहा है। वो देखा ब्रिटेन में जाके कि वहां के नागरिकों के पास क्या क्या अधिकार है, हमारे पास तो कुछ अधिकार ही नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आप कहते हैं भैया वहां पे आप इतने अधिकार दिए, हमको क्यों नहीं दे, हमको भी प्रोवाइड करवाइए। इन्हीं मांग का, इन्हीं डिमांड का, इन्हीं शिक्षित वर्गों के उदय का परिणाम था कि 1861 जैसे अधिनियम आ रहे हैं, और संविधान के जो झलक हम देखते हैं वो यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश संसद के कानून के विरुद्ध नहीं जा सकती कोई भी भारतीय परिषद, ठीक है। इस एक्ट में हमने पढ़ा क्या, एक समरी बनाते हैं, इस एक्ट में हमने पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। वायसराय की विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या का उल्लेख किया गया है, उसमें बढ़ा दी गई, 6 से 12 कर दी गई है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 12। पहली बार भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात करी गई है इसमें, साथ में ये विधायी परिषद की प्रतिनिधित्व, वायसराय की विधायी परिषद, ठीक ना। साथ में प्रांतों की स्वायत्ता की बात की गई है, इनके आकार क्या होंगे, प्रांतों में जो नियुक्तियां होंगी वो कैसे होंगी, नियुक्ति क्यों, निर्वाचन क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि अभी तक नियुक्ति ही हो रही है ना, निर्वाचन नहीं हो रहा है, ये नॉमिनेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नियुक्तियां कैसे होंगी इसकी बात कही जाएगी। यही 3 बिंदु रहेंगे जिन पे आगे के एक्टों की नींव पड़ेगी। इन्हीं बातों पे सिर्फ बात होगी, ये जो प्रावधान है इन्हीं प्रावधानों पे सिर्फ आगे चर्चा की जाएगी। हम यहाँ बार बार विधायी परिषद का उल्लेख कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपसे विधायी परिषद, विधायी, और एक होती थी कार्यकारी परिषद वायसराय की, जिसमें वायसराय के कुछ खास लोग, 4 से 5 लोग, हमने बताया था 1833 में कि 4+1, ये है विधायी परिषद, वो कार्यकारी परिषद। हमारी कार्यकारी परिषद ठीक है, जो 4+1 सदस्य की हमने बात कही थी वो थी कार्यकारी परिषद, ठीक। दोनों में अंतर क्या है, ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कार्यपालिका और विधायिका जो आज के समय में हम पढ़ते हैं उससे हम कंपेयर करते हैं। इनका कार्य है कि हमें विधियां बनाना है, और इनका कार्य है इन विधियों को लागू करना है, ठीक है।
आज के समय में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन उस समय कार्यपालिका कोई उत्तरदायित्व नहीं विधायिका के प्रति था। कब उत्तरदायित्व आएगा ये हम आगे चर्चा करेंगे, उत्तरदायित्व कब शुरू होता है। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बार बार जो विधायी परिषद का उल्लेख कर रहा हूँ यहाँ से आप समझिए शॉर्टकट में। हम आगे जब शब्दावलियां पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग चीजें हैं, क्या है उनके प्रावधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की बात हमने करी, इसमें प्रमुख प्रावधान जो थे उनकी बात करी गई। हमने देखा कि कैसे शिक्षित वर्ग सामने आते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, और 1892 में एक एक्ट और आता है। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और होता है, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना का कारण आप इतिहास में विस्तार से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कारण या ब्रिटिश अपने हितों के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए एक जो प्रमुख कारण था वो हम बताते हैं, जिसको लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत नाम दिया है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत क्या है कि प्रेशर कुकर आप देखे होंगे, प्रेशर कुकर के ढक्कन में एक तो हैंडल जो होता है, अधिकतर देखें हैंडल के नीचे या अपोजिट में कहीं पे एक वाल्व टाइप की कुछ संरचना होती है, कुछ स्ट्रक्चर होती है। इसका कार्य क्या होता है कि जब प्रेशर कुकर की अगर सीटी जाम है, इसकी गैस अगर इसमें बहुत ज्यादा बन जाती है तो प्रेशर कुकर फटे ना, इसकी वजह से इस वाल्व में एक धातु होती है, वो धातु पिघल कर कुकर के अंदर गिर जाती है और सीटी यहां से बाहर निकल जाती है, जिस वजह से कुकर ब्लास्ट होने से बचता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से 1857 जैसे ब्लास्ट ना हो, 1857 की क्रांति ना हो, इससे बचने के लिए कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना करती है। तो मैंने एक कारण बताया है, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी था, कुछ पॉजिटिव कारण भी थे, लेकिन हमने पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है ना। ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। इसको आप विस्तार से पढ़िएगा इतिहास में, सर से आप चर्चा करिएगा क्या था सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की मांगों को पूर्ण करने के लिए या उसमें शिक्षित वर्गों के आंदोलनों को दबाने के लिए, उनके अधिकारों को प्रोवाइड करवाने के लिए फिर से एक एक्ट आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि वही देखिए, कांग्रेस की स्थापना भारतीयों को तुष्ट करने के लिए लाया गया है, संतुष्ट किया गया यहाँ पे, इसलिए लाया गया। हमने आपको पहले ही बताया कि रोड जब बन रही है ना तो वहां पे चूरन देने के लिए ही लाया जा रहा है सारे एक्ट, ठीक है ना। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए? केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों का विस्तार कर दिया गया। पहले 53 में 6 सदस्य विधायी परिषद में थे, अब कितने हुए, मतलब 1861 में कितने हुए थे? 6 से 12, अब उनकी संख्या 12 से 16 कर दी गई है। प्रांतों में भी परिषदों की बात हमने कही, प्रांतों को भी स्वायत्ता दी गई है, प्रांतों में भी परिषदें स्थापित हो गई हैं। तो प्रांतों को भी परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। साथ में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को भी समझाया गया कि अब नामांकन किस आधार पर होगा, या एक तो निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन अभी भी नहीं शुरू हुआ है, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। हम देखते हैं कि जो ये नॉमिनेटेड सदस्य हैं, अब इनको जो गवर्नर जनरल सीधे नॉमिनेटेड करता था, भारतीय स्थानीय सदस्य अब उनका चुनाव करेंगे। अभी तक हमने नियुक्ति की बात करी, लेकिन अब नॉमिनेटेड वो नहीं हो रहे, अब उनको चुनाव द्वारा लाया जाए। लेकिन ये चुनाव क्या है? सीमित चुनाव है, इसको हम चुनाव, पूर्ण चुनाव नहीं कह सकते। क्यों पूर्ण चुनाव नहीं कह सकते? क्योंकि जो भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में चुन के जाते थे, वो प्रांतीय परिषदों, नगर पालिका, जिला परिषदों, विश्वविद्यालय आदि निकायों की सिफारिश, उनके जो मेन अधिकारी थे उनकी सिफारिश के आधार पर जाते थे। अभी तक गवर्नर जनरल मोनोपोली थी कि वो करता था, लेकिन अब इनकी सिफारिश के आधार पर जो नाम ये प्रोवाइड करवाएगा उन्हीं को वहां मतलब गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में रखा जाएगा। लेकिन ये चुनाव की शुरुआत नहीं थी, एक तरीके से देखा चुनाव जैसी प्रक्रिया से अवगत कराया गया, हमको अनुभव दिया गया पहली बार कि चुनाव कैसे होता है, ठीक है ना। सीमित चुनाव था। प्रश्न भी अब हम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न पूछने का भी अधिकार हमें दे दिया गया, लेकिन हम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। साथ में हम इस बजट पे प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस पे मतदान नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। आप बताइए कि ये अपाहिज करने की स्थिति है कि हमको कहा भी गया कि विधायी परिषद में आ गए हैं, साथ में ना हमको मतदान देने की अनुमति है, ना संशोधन हम कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सब असंतोष के आने वाले समय में कारण बनेंगे। कांग्रेस को कहीं ना शिक्षित वर्ग को लगेगा कि ये जो चूरन दिया जा रहा है ये हमारे लिए हानिकारक है। गवर्नर को अध्यादेश या वायसराय को अध्यादेश लाने की
शक्ति प्रदान की गई थी। उसी क्रम में हम देखें वीटो की भी शक्ति वायसराय को दी गई है। वीटो क्या था? वीटो क्या है कि अगर विधायी परिषद कोई कानून पास करी, कोई कानून पास कर देती है और ये वायसराय के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो वायसराय इस पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो अपने वीटो का प्रयोग करके इस पे हस्ताक्षर ना करे। हम इसको देखेंगे कि हमारे संविधान में वीटो का भी उल्लेख किया गया है। सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, ये यही बात है जो हमने बजट के बारे में बताई। तो बजट और जितने भी नियम कानून थे सबके लिए ये प्रावधान गया, ठीक है। और प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पे दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं दिया जा रहा पूछने का अधिकार। संशोधन और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। ये क्लियर इसलिए करना यहाँ पे जरूरी है कि आगे आने वाले समय में हम इसकी मांग करेंगे। कुछ कुछ अधिकार धीरे 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 हमें दिए जाएंगे, एक साथ नहीं दिए जाएंगे। इस अधिनियम का महत्व आप समझ सकते हैं। भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देता है। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत का बीज बोया, मतलब चुनाव प्रक्रिया से हमें अवगत कराता है। भारतीयों को बजट और प्रशासनिक कार्यों पर प्रश्न पूछने का सीमित अधिकार देता है, जैसा कि हमने यहाँ पे चर्चा की है। इसके बाद आ जाता है हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी? पिछले अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी? कांग्रेस का उदय जो महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी, और शिक्षित वर्गों का उदय जो था। इसमें हम देखते हैं बंग भंग होता है, बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। ये एक तत्कालिक कारण था। ये क्या था? बंग भंग इतिहास का विषय है। कांग्रेस की मांगे बढ़ने लगी थी, उसमें अब और एग्रेसिव तरीके से वो अपनी मांगे रख रहे थे। मुस्लिम लीग अलग प्रतिनिधित्व की बात करने लगी थी, कहते हमको अलग से चुनाव करने की अनुमति दी जाए। अलग प्रतिनिधित्व का बात, इसको हम समझते हैं अलग प्रतिनिधित्व हो क्या रहा है। अलग से वो प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। मुसलमान, इनका कहने का मतलब मुसलमान केवल और केवल मुसलमानों को वोट देगा, और जिसको चुनेगा वो जाके विधायी परिषद में बैठेगा। चुनाव जैसी प्रक्रिया का हमने बता दिया था उल्लेख 1892 में। अब चुनाव से ये कहीं ना कहीं परिचित हो रहे हैं, तब मांग करेंगे हमको चुनने का अधिकार दिया जाए। ये कह रहे हैं हम अल्पसंख्यक हैं, हम कम संख्या में हैं, तो हमारे प्रतिनिधि नहीं बैठ पाएंगे विधायी परिषद में। इस वजह से हमको अलग से इलेक्टोरल की व्यवस्था की जाए। अलग से इलेक्टोरल की मांग कर दी इन्होंने कि हम जो मुस्लिम जितने हैं वो अपने सदस्य खुद चुनेंगे, ठीक है ना। यही प्रावधान देखिए आगे मिलेंगे, आप अलग इलेक्टोरल की बात करी जाएगी, ठीक ना। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार कर दिया गया। हमने आपको 61 में बताया मुख्य चर्चा होगी वो केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों पर होगी। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों पर होगी, इनके आकार की, इनकी संख्या की बात होगी। निर्वाचन पे बात होगी, वायसराय की शक्तियों पर बात होगी। ये तीन बातों पर ही आगे हम, तीन प्रावधानों पर ही आगे 92 में देखेंगे, 9 में देखेंगे, और 1919 में भी यही देखेंगे। यही पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार कर दिया गया। परिषद में सदस्यों की संख्या लगभग 60 तक कर दी गई। विकास का क्रम क्या रहा? 53 में 6, 61 में 6 से 12, 92 में 1892 में 12 से 16, और अब कर दी गई है 60। कुछ सदस्य सीधे नामित होते थे, वायसराय को अधिकार था कि वो नॉमिनेटेड कर सकता था, और कुछ सदस्य चुनाव प्रक्रिया द्वारा लाए जाते थे, ठीक है। प्रांतीय परिषदों का भी विस्तार कर दिया गया, वहां पर भी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। देखिए ये पॉइंट आप हर जगह ध्यान रखिए, इन्हीं पॉइंट पे ही चर्चा होगी आगे आने वाली क्लासों में। चुनाव की औपचारिक शुरुआत करी गई। अभी तक चुनने का अधिकार किसके पास था? परिषदों के पास था, नगर पालिकाओं के पास था, ये लोग चुनते। लेकिन अब चुनने का अधिकार का मतलब उसका बेस का विस्तार कर दिया गया है। हम देखेंगे किसको किसको चुनने का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है ना। 1892 में केवल सिफारिश थी, लेकिन अब पहली बार औपचारिक चुनाव प्रणाली लागू की गई। यद्यपि यह चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई। यहाँ पे मांग कर रहे हैं और इनको दे दिया गया। यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति सफल होती दिखाई दे रही, सक्सेस होती दिखाई दे रही है, ठीक है ना। मुसलमानों को अलग निर्वाचन दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को अलग कर दिया जा रहा है, दोनों को डिवाइड कर दिया गया। अंग्रेजों की ये चाल थी, मुस्लिम लीग समझ नहीं पाई उस चाल को, ठीक है ना। सदस्यों के अधिकार, इसकी बात करते तो बजट पर हमने क्या क्या बात की? बजट पूछने का अधिकार मिलता है हमें 1892 में। अब बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। ये देखिए पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अभी भी कुछ बातों पे लिमिटेशन थी। वो क्या थी? वोटिंग नहीं कर सकते थे हम, बजट पर वोट नहीं दे सकते थे, ठीक है ना। वोटिंग नहीं कर सकते थे, परंतु हम इसमें
संशोधन कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन संशोधन भी वायसराय की इच्छा पर निर्भर था, वो संशोधन को मानेगा या नहीं मानेगा। भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। हमने बताया आपको कि विधायी परिषद में भारतीयों को नियुक्ति की जा रही है, परंतु एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद में अभी भी कोई भारतीय नहीं था, उनकी संख्या अभी भी 4+1। अब कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्त की जाने लगी। पहले भारतीय जो नियुक्त किए गए हैं वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा हैं, ठीक है ना, इनको लॉ मेंबर बनाया गया। हम यहां पे आपको एक सवाल पूछते हैं कि पहले आईसीएस कौन थे। ये क्योंकि कॉमन नेम है इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा हो रही है। 1863 में जो पहले आईसीएस अधिकारी भारत के बने हुए थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, और ये कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। दोनों एक तरह से दिखेंगे लेकिन दोनों में अंतर है। वो पहले आईसीएस थे, ये पहले गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद के पहले सदस्य हैं। इसका महत्व क्या रहा, महत्व देते हैं। चुनाव प्रणाली की वास्तविक शुरुआत हुई अभी भी, लेकिन सीमित, इसका जनाधार बहुत विस्तृत नहीं था। चुनाव का अधिकार किसके किसके पास था, चुनाव का अधिकार कर देने वालों के पास था, चुनाव कुछ शिक्षित वर्ग ही दे सकता था, आम जनता के पास अभी भी चुनाव का अधिकार नहीं है, ठीक है। व्यापारी वर्ग दे सकता था, कर देने वाले दे सकते थे, ये लोग चुनाव में भाग ले सकते थे। मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई है। इसके बाद जो अगला प्रमुख एक्ट आ रहा है, आप इसके जो जितने भी पॉइंट हैं आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। इनको और विस्तार से भी आप हिस्ट्री क्लास में दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम इन बातों का संविधान में उल्लेख हुआ है, संविधान में बातें कहाँ से आई हैं या प्रावधान कहाँ से आए हैं, जो आर्टिकल्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। पहली बार हम जागरूक कब हुए ये जानना जरूरी है। अगला जो एक्ट आता है वो आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की चर्चा हम आने वाली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। क्लास हो सकता है कि लंबी हो रही हो, आज टाइम भी ओवर हो गया है, ठीक है। अब इसकी चर्चा आने वाली क्लास में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि 1919 में कैसे हमको जो इलेक्टोरल की बात, जो 3 प्रमुख पॉइंट थे, प्रांतों की स्वायत्ता, प्रांतों को क्या अधिकार दिया जाए, केंद्रीय परिषदों को क्या अधिकार दिया जाएगा, इनका विस्तार किया जाने लगा है। देखेंगे निर्वाचन प्रणाली में और सुधार होगा, ठीक है ना। जो 3 प्रमुख बिंदु थे चर्चा करने का, हमें बजट लाने पे भी अब बातें होंगी, कौन से नियम कानून बना सकते हैं, ठीक। तो ये सब चीजें, ये सब बातें, ये सब प्रावधान हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।